अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक सवाल पूछा था एक स्टूडेंट ने, तो बाकी लोग भी सुन लें। जब आपको डबल एंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ाया था तो अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री बताई थी कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, ये मैंने अंडर अप्लाइड की एंट्री बताई थी और ओवर अप्लाइड की एंट्री से उलट थी। यानी इसका मतलब हुआ कि हम अंडर या ओवर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज कर रहे हैं। ये 2-3 तरीके हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी चार्ज हो सकता है, P&L को भी चार्ज हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को भी चार्ज हो सकता है। क्योंकि स्टैंडर्ड्स नहीं है ना, तो बस बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिसेस हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज होना भी ठीक है, P&L को चार्ज होना भी ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को भी चार्ज हो सकता है। इसकी रीज़न ये होती है कि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की, कि अगर एक स्टैंडर्ड होता तो सब उसी को मान रहे होते, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है तो ये दोनों तीनों तरीके ठीक हैं। कुछ किसी किताब में एक लिखा होगा, किसी किताब में दूसरा लिखा होगा। तो ICAP की बुक में चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हुआ था तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दिया। तो P&L भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है। अच्छा, वेरिएंस वाले चैप्टर के अंदर वेरिएंस, जो कि सवाल पहचाना जाएगा कि वेरिएंस का है, इसके पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद बता रहा हूं कि वेरिएंस वाले चैप्टर में जितने भी सवाल मैंने देखे, उनमें जब भी कभी ये पॉइंट हो तो वो अंडर ओवर अप्लाइड, एक तो ये है ना जिसमें क्लियरली बता दिया कि P&L को चार्ज होना है, एक तो ये है जिसमें क्लियरली बता दिया कि P&L को चार्ज होना है। अगर ऐसा क्लियर नहीं बताया तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को चार्ज हो रहा है। और इससे फर्क क्या पड़ रहा है आपके सवाल पे? फर्क ये पड़ रहा है कि आपने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी थी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसका जो आंसर आया फिर उससे GP निकला, फिर उसके बाद यहां पर अंडर या ओवर अप्लाइड आया। अगर इस अंडर या ओवर अप्लाइड को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ही एडजस्ट कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इफेक्टिवली फिर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही आ गए ना। देखें, वरना यहां पर अप्लाइड होते हैं, ये यहीं पर ही क्लोज कर दिए तो इफेक्टिवली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एक्चुअल ही बन गए। यही वजह है कि जब भी आप वेरिएंस के सवाल में एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हो, जो मैंने कल परसों कहीं निकाला भी था, तो उसमें हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हुए एक्चुअल फिक्स कॉस्ट ही ले रहे होंगे। मैंने जहां पिछले सवाल में एक्चुअल प्रॉफिट निकाला था, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट ही माइनस, बल्कि नहीं, उस सवाल में तो वो था मार्जिनल था शायद, पता नहीं, उस सीमा एंटरप्राइज वाले में तो मार्जिनल था। लेकिन अगर किसी सवाल में एब्जॉर्प्शन हो तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हुए एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही माइनस करने हैं। बस ये कंक्लूजन है इस बात का कि इस चैप्टर में जब आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हो तो उसमें से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही यूज करने हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स यूज करने हैं। वेरिएंस के चैप्टर में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालते हुए एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स यूज करना है। मैंने कल सीमा एंटरप्राइजेस वाले सवाल की ना वो बनाई थी, कल नहीं बल्कि 60, वैसे तो कल ही, लेकिन लेक्चर 62 में, तो उसमें एक्चुअल प्रॉफिट निकाला था। वो चूंकि मार्जिनल पे निकाला था तो उसमें तो वैसे ही एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस होते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन पे भी निकालता तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में लेता।
वेरिएंस वाले चैप्टर में एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है एब्जॉर्प्शन के तहत भी चाहे मार्जिनल के तहत भी, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स लेने, एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हुए। प्रोडक्ट क्यू वाला अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स लेंगे तो फिर रिकन्सिलेशन वाली फिगर टैली मिलेगी आपको। सर जो आपने कहा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में भी अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही है? नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जाने से ही होगा कि फिनिश गुड्स भी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पे ही आ जाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में डाल दिया एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो क्लोजिंग फिनिश गुड में भी वही एक्चुअली आ रहे होंगे ना, क्योंकि इन्हीं में से तो बचे होंगे, तो इसलिए फर्क पड़ जाता है। प्रैक्टिस करते हैं। और स्प्रिंग 20, बल्कि ऐसा करते हैं पहले वो प्रोसेस चूंकि किया था तो उसी से ही शुरू करते हैं। स्प्रिंग 21 पे आ जाए। बल्कि नहीं ठहरे, स्प्रिंग 21 नहीं, ऑटम 20, ऑटम 20, ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 5। पहले वो प्रोसेस मिक्स वाला कर लें। स्प्रिंग 21 में तो वेरिएंस ही नहीं आया था। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 5, सियारा पाकिस्तान लिमिटेड। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे, और इससे एक और नई तरह की रिकन्सिलेशन भी सिखाने लगा हूं।
फिर वो है ही नहीं कि लड़का वो जो ऑफिस बॉय था, मैं तो पूरा कॉलेज ही देखा है। ऊपर नहीं गया। बुला दें तो मेहरबानी। ये कैमरा तेरी सामने रख ले, मैं यही यूज़ कर लेता हूँ अभी। हाँ जी, स्टैंडर्ड कार्ड प्रॉपर बनाना पड़ेगा या नहीं? बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑटम 20। सवाल की रिक्वायरमेंट नाम लेके वेरिएंसेस पूछे हुए और उसके अलावा रिकंसाइल करने को कहा है। क्या रिकंसाइल करने को कहा है वो समझाता हूं। प्रॉफिट रिकंसाइल करने को नहीं कहा। स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं। मटेरियल 1 kg 75। अगले कॉलम की जरूरत है? नहीं। सेल वॉल्यूम वेरिएंस चाहिए होता तो जरूरत होती, या वैसे प्रॉफिट्स निकालने होते तो। लेबर 1.2 आवर्स 40। वेरिएबल ओवरहेड्स, ओवरहेड्स किससे लिंक किए हुए हैं? लेबर से। लेबर की जो क्वांटिटी लिखी है वही इनकी भी क्वांटिटी आ जाएगी 1.2। फिक्स्ड ओवरहेड यानी मार्जिनल कॉस्टिंग है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है? कैसे पता? स्टैंडर्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन में फिक्स्ड भी हैं। पानी भर दे यार, वो तो मिली नहीं हुआ मुझे कहीं। चाय तो नहीं मिलेगी कि मिल जाएगी? चाय भी दे दे यार। बात सुनो, चलो खैर। 1.2 फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कहा है कि 150% ऑफ लेबर आ रहा है, बिल्कुल जैसे कल वाले सवाल में था, लेकिन वो दोनों का टोटल है। फोर्टी का 150% करेंगे तो वो आ जाएगा 60, लेकिन इसमें से वेरिएबल और फिक्स तोड़ना पड़ेगा। 60 में से 40% वेरिएबल है और 60% फिक्स्ड है, 24 और 36। तो ये बन गया 36, नहीं 24 और ये 36। सही, ये हो गया स्टैंडर्ड कार्ड। वेरिएंसेस निकालने के लिए चूंकि प्रोसेस मिक्स है, सवाल में पता चल रहा है प्रोसेस मिक्स है, चूंकि प्रोसेस मिक्स है तो उसके लिए फिर हमें ईपी निकालनी पड़ेगी। और ईपी कल वाले सवाल में तो ईपी रिक्वायर्ड थी ना, अब तो रिक्वायर्ड नहीं है। और पॉइंट नंबर 5 में अगर ना भी कहा होता FIFO, फिर भी हम FIFO पे ही बनाते, तो हमें ईपी बनानी पड़ेगी। उससे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। ओपनिंग के यूनिट्स 25,000। अच्छा, अभी जो इनपुट है ना, ये सवाल की मैं समझ रहा हूं कि पूरा ड्राफ्टिंग है कि ये किलोज बताए हुए हैं, हालांकि बताने चाहिए थे कि कितने यूनिट्स पे काम शुरू हुआ। और हल नहीं है, मजबूरी है, हमें इसको यूनिट्स भी मानना पड़ेगा और कोई हल है ही नहीं। और इसमें भी इतनी पूरा अजम्पशन इसलिए नहीं है, तो
तो इसलिए ये वीक अजम्पशन नहीं है, मानी जा सकती है, वरना ये अच्छा नहीं है। बताना चाहिए था कि कितने यूनिट्स पे काम शुरू हुआ था, क्योंकि हम जो क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे हैं ये प्रोडक्ट के यूनिट्स है ना, तो हमें ये बताना चाहिए था, लेकिन इस सवाल के अंदर ये पुअर ड्राफ्टिंग है कि नहीं बताया। तो 2,25,000 को ही हम मटेरियल यूज लेंगे और 2,25,000 यूनिट्स पे ही काम शुरू हुआ, इसके अलावा और हल है ही नहीं। तो ये सवाल की पुअर ड्राफ्टिंग है। इनपुट आ जाएगा 2,25, क्लोजिंग 35,000। यही सब इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं या नहीं? चूंकि ओपनिंग थे 80% कंप्लीट और क्लोजिंग है 60% कंप्लीट, जबकि इंस्पेक्शन स्टेज है 75। तो ओपनिंग पहले इंस्पेक्ट हो गए थे, वो ऐड नहीं होंगे, क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुए, वो लेस होंगे। तो बेशक हम यहीं पर ही कर सकते हैं। ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स बन गए 190 और इसका 7% नॉर्मल लॉस है 13,300। एक लाइन छोड़ के आउटपुट। अब इसको बैलेंस करेंगे, दिस प्लस दिस, ये तो ऑलरेडी कर लिया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, और बैलेंस करके एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 1,700। जी जी, ये जो मटेरियल का 1 किलोग्राम का ये हमारा स्टैंडर्ड ये वैसे ही है, मतलब इसको मैं चैलेंज नहीं करेंगे, आपने इसको यूनिट्स की वजह किया। ये कुछ मसाइल कि यहाँ पे हम जब उसको 1 किलोग्राम को देख के ले रहे थे तो वो तो स्टैंडर्ड में है ना, ये हमारी सिर्फ इस पेज पे एजम्पशन है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल उतने ही। जी, इसके अलावा और हल नहीं था। और मतलब ये सवाल की पुअर ड्राफ्टिंग है, इनको बताना चाहिए था कि कितने यूनिट्स इनपुट हैं। जैसे जो कल वाला सवाल था उसमें ऑटम 15 शायद किया था ना मैंने क्लास में, मैंने जी, इसमें ना बताए हुए थे स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ 50,000 यूनिट, ये बताए हुए थे कि इतने यूनिट्स पे काम शुरू किया था, और मटेरियल के किलोज इनपुट अलहदा बताए हुए थे। तो ये ऐसे ही बताया होना चाहिए था। तो ये सवाल का फ्लॉ है कि नहीं बताया हुआ, बताया जाना चाहिए था। अच्छा, अब आपका सवाल ये बनता है कि चलें, ये तो आपने बता दिया कि इस अजम्पशन पे 2,25 लेना है, स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? चलें फिर बताएं क्या करेंगे। हमने ये अज्यूम किया था कि एबनॉर्मल लॉस 0 है, फिर इनपुट हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, लेकिन फिर जब हमने चेक किया कि इंस्पेक्शन स्टेज आ रही है, तो इंस्पेक्शन जब लेते हैं तो वहाँ पे इंस्पेक्टेड यूनिट्स वो नहीं है, हाँ, तो उसमें फिर हमें इशू आ गया था, तो यहाँ पे हम फंस गए। तो इसलिए ये अजम्पशन, इसके अलावा और हल नहीं बन रहा। यस सर। तो इसलिए 2,25,000 को ही वो यूनिट्स लेना पड़ा जो प्रोडक्ट के यूनिट्स जिन पे काम शुरू हुआ था। अब यहाँ से बनाते हैं ईपी। अच्छा, ये सवाल फिर कर लिया हुआ आपने? सर यही रीड किया था और बाकी सारी समझ आ गई थी कि ये इंस्पेक्शन के आते होते हैं, तो वो भी कर लिया होगा फिर स्प्रिंग 21, वो कर लिया था। यानी फिर इखलाकन बैठे हुए क्लास में। फिर मैंने नहीं किया। कैसी बात नहीं बात। ओपनिंग 25,000, कन्वर्जन का 20%, 5,000, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 2 लाख माइनस 25, 175, और ये दोनों कॉलम में 175। क्लोजिंग 35,000, मटेरियल पूरा, मटेरियल मुकम्मल, कन्वर्जन 60 है, 35 और 21,
और एबनॉर्मल लॉस 70 मटेरियल पूरा और कन्वर्जन 75%। शुक्र। ये कहाँ से बनाई, पढ़ा मुझे कैंटीन वाला बैठा हुआ है। मुझे स्टूडेंट्स को भी पिला दे यार, मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को भी चाय पिला दो। नहीं वो फिर मेरा क्या कसूर है इसमें, आप क्यों नहीं है यहाँ सामने। 95 ये 100% है 1 to 7। सिर्फ कन्वर्जन के कॉलम का 202 275 202 275। इसके 211 700। मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन यूज हो रहा है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल जितनी भी इन्वेंटरी हम जी जी बिल्कुल। अगर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड अलग अलग हो तो फिर वो अलग अलग बताए होंगे। अब जैसे यहाँ पर कहा हुआ है कि FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो फिर वो सब की बात हो रही है। रिक्वायरमेंट ए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और यूज्ड। देखना पड़ेगा कि बराबर हैं या नहीं बराबर। तो मटेरियल कहीं पर ऐसी को बात की हो कि परचेज्ड कुछ और हैं, यूज कुछ और है। नहीं, तो फिर ये सेम है। अच्छा ऑटम 15 वाले की तरह अगर पॉइंट नंबर 2 में 2,25,000 kg ऑफ मटेरियल की बजाय 2,25,000 यूनिट्स इनपुट लिखा होता तो फिर तो ये कंफर्म होता ही है। यस सर। मटेरियल यूज्ड कैसे निकालते हैं? ऑटम 15 में भी ऐसे ही किया था, ऊपर वाले टेबल से। टोटल गिवन है रुपीस डिवाइड करते पर केजी से तो 6750,000 75 से डिवाइड होता। ऑटो 15 में भी शायद ऐसे ही किया था। और 11,475,000 को 85 से डिवाइड करते। करके देखें जरा क्या आता है। ये 225,000 ही आ रहा है। इन दोनों मटेरियल इशूड से अगर आप किलो निकालें ना तो 225,000 ही बन रहा है। तो अगर सवाल में ऐसा होता कि ये जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर ड्यूरिंग द मंथ 2,25,000 किलो ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, अगर ये ऐसे भी लिखा होता कि 2,25,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वर स्टार्टेड, तो ये कंफर्म फिर इनपुट होता है और मटेरियल के यूजेज हम ऊपर वाले टेबल से निकालते। सर अगर ये कंफर्म इनपुट भी होता तो फिर तो इन दोनों में क्यों डिफरेंस आता? नहीं होता ना, नहीं है डिफरेंस। नहीं मतलब यहाँ पे यूनिट डिफरेंस तो फिर फ़र्क आता ना भाई। देखें अगर ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये प्रोडक्ट के यूनिट्स होते तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि मटेरियल के किलो के बराबर हो। माइनस
AC इंटू AQ, SC 75 रुपये, एक्चुअल 2,25,000, और ये क्या चीज़ है? एक्चुअल मटेरियल तो ये वो जो टेबल में गिवन है उन्हीं को लिख लें। कितनी है? 6,751 एक है और 18,225 क्या बन गया? वन थ्री फाइव जीरो एडवर्स। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। एडवर्स है। ठीक है, एडवर्स। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का तरीका, इसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दें और प्रोसेस मिक्स हो जाए तो फिर उसको जो एक पी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इससे। तो 75 इंटू 211 700 माइनस 75 इंटू 225। SQ जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई है क्वांटिटी, उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना है, और अगर प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो रही है तो एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। 7500 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। आइडल टाइम है इस सवाल में, यस सर। तो इसलिए फिर पेड। आइडल आवर्स हों तो फिर यहां पर पेड आ जाएगा, माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। स्टैंडर्ड रेट 40। एक्चुअल आवर्स पेड कैसे निकालें? $235,000 दिए हुए हैं। सर इसका 10% जो है ना पेड तो 235 है ना, लिखा हुआ है पेड, टेबल में लिखा हुआ है 235,000 पेड। सर इसमें 235,000 माइनस ये लेबर कॉस्ट है, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट है। जी सर कितनी? 987 987000। 47000 एडवर्स। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड के अंदर हमने ये क्यों नहीं तोड़ा आइडल और पेड और वर्कड? क्योंकि आइडल स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। कैसे पता स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है?
क्योंकि होता तो ऊपर टेबल में कहीं बता देते, और वैसे भी पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन 10% टाइम ज़ाया हो गया था। यानी ये नॉर्मली नहीं ऐसा हो रहा था। तो नॉर्मली हो रहा होता तो फिर यकीनन स्टैंडर्ड का हिस्सा भी बनाया होता। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स कौन से? सर ये कन्वर्जन वर्क। सॉरी एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड आवर्स सॉरी एक्चुअल आवर्स वर्क। स्टैंडर्ड रेट 40, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, और प्रोसेस मिक्स हो तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। 1.2 इंटू 202,275 242,730 माइनस 40 इंटू एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने? 2,35,000 हैं पेड, 10% है आइडल, तो बाकी 0.9 रह गया। 211,500 पॉज करना जी। 1249 200 पॉजिटिव है। पॉजिटिव। और चूंकि सवाल में आइडल टाइम भी है जी सर। तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम है और आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है, तो इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्क, माइनस एक्चुअल आवर्स। या इसको अगर ऐसे ना भी करें, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? आइडल आवर्स, तो वो पता है 40 इंटू 23,500। जी सर। 2,35,000 में से 10% आइडल हैं, तो ये आइडल ही हैं, जी सर। और इसका आंसर आएगा 94,000,000 ट्रिपल नेगेटिव। जी सर। ये नेगेटिव ही आता है। 2,11,500 235, तो ये नेगेटिव ही है। सर ये 1 0 कम है, मतलब 1 0 एक्स्ट्रा बना। इधर यस सर, आंसर यानी 940,000 है। यस सर। जी सर। यस सर। 2,11,500 माइनस 2,35,000, तो ये नेगेटिव में आएगा आंसर, ये नेगेटिव। वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कौन से? वर्क के पेड। यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स में तो ये इशू नहीं है। लेकिन है तो लेबर से ही लिंक ना, सवाल में तो ये लेबर से लिंक्ड है ना, जितना टाइम काम हो रहा होगा जाहिर है उतने होंगे। यानी वर्कड। अगर सवाल में ये मशीन आवर्स से लिंक्ड होते तो मशीन आवर्स तो खैर होते ही वर्कड, लेकिन लेबर से लिंक्ड हैं तो लेबर के तो पेड आवर्स अलग हैं, वर्कड आवर्स अलग हैं, तो वर्कड। ये मैंने उधर फार्मूले में तब बताया था आपको।
माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड रेट 24 रुपए, एक्चुअल आवर्स वर्कड लेबर से रिलेटेड है ना, तो फिर आधा काम हो चुका होता है लेबर में। ये लेबर के एक्चुअल आवर्स ये हैं 211,500, और ये आपको दिया हुआ है ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स 6345000। 1269000 एडवर्स। यार ये सारा बोर्ड ना एक बार फिरा दे, मैंने फिर मिटाना है कुछ। ठीक है, ये ईपी मिटा दूं? जी सर। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड, और ये लेबर वाले ही हैं। स्टैंडर्ड आवर्स ये हैं, 24273 किधर गए, 242730। 24 इंटू 242730 माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स वर्कड 211 749 520 सर जी। सर जो ओवरहेड हमने कहा था तो उसमें लिखा था कि कन्वर्शन के ईपी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेबर भी कन्वर्जन से ही किए हुए हैं ना, तो लेबर में चूंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं कन्वर्जन वालों से करके, तो उन्हीं को यूज़ कर लिया। लेबर और ओवरहेड दोनों कन्वर्जन ही होते हैं। यस सर। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। अगर फिगर्स ये अवेलेबल हैं तो हम सिंपली यही कह देंगे। तो बजट क्या किए हुए थे फैक्ट्री ओवरहेड्स? 250,000 लेबर आवर्स की बेस पे बजट किए हुए थे। तो इन्हें 250 इंटू
36 ना, क्योंकि हमने जो ये 36 रुपए निकाला होगा, अच्छा ये तो एक पहली की तरह सॉल्व किया है ना, वरना असल में 36 कैसे निकाला होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को 2,50,000 से डिवाइड किया होगा। ये जो ये वाला पोर्शन निकलता है, ये निकलता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। तो वो कह रहे हैं कि हमने 2,50,000 से डिवाइड करके ये निकाला हुआ है। तो वापस चलें तो 36 इंटू 250, 9 मिलियन, और एक्चुअल दिए हुए हैं 112550 ये जो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ये रेट्स हैं, ये OAR हैं। तो फिक्स्ड OAR तो निकला ही ऐसे होगा कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 2,50,000। ये सवाल के स्टैंडर्ड में कहा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बजटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 लाख लेबर आवर्स, मतलब ये बजटेड आवर्स हैं। तो बजटेड ऐसे ही निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स। 2250 000 एडवर्स, और लास्ट है फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। अप्लाइड यानी स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स। तो ये ऊपर वाला 36 और 2.5 आ गया, और ये बन गया 36 इंटू 242, यही स्टैंडर्ड आवर्स, 730 माइनस 9 मिलियन। टू सिक्स ये हो गए वेरिएंसेस। 17 नंबर का सवाल मुश्किल है, वेरिएंसेस बहुत है मुश्किल। अच्छा क्या नहीं, इस सवाल में मुझे एक जो वाहिद मुश्किल चीज़ लग रही है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, वो ये 2.25 वाली अजम्पशन है। उसके अलावा तो हर सवाल में तकरीबन ऐसे ही कर रहे हैं। पार्ट बी समझाता हूँ। पार्ट बी से पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, और जो इसका कंक्लूजन नजर आए वो फिर आपने अपने अल्फाज में खुद लिखना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? या तो एफिशिएंसी वगैरह सबको ऐड कर दें, या फिर स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, और अगर पेड वर्क डिफरेंट हैं तो पेड। ये होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है, और ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट है। अगर लेबर कॉस्ट वेरिएंस इस तरह से निकालें तो भी पॉसिबल है। यानी ये जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है जो कि इन दोनों में फर्क है, वो फर्क इनके सम के बराबर ही है ना। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि लेबर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन कर दें
प्रॉफिट की जब रिकंसिलिएशन कहते हैं, प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन, तो हम एक पॉइंट से शुरू करके सारे वेरिएंसेस लिखते हैं, दूसरे के बराबर आता है। वो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से होते हैं? बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स के दरमियान फर्क सारे वेरिएंसेस। अगर आपसे कहा जाए कि लेबर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन कर दें तो सिर्फ लेबर वाले वेरिएंसेस, उस रिकंसिलिएशन में स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या होगा? यानी ये वेरिएंसेस किन में वेरिएंसेस हैं? इन दोनों में। तो आपसे रिकंसिलिएशन किसी एक कॉस्ट की भी पूछी जा सकती है। अगर लेबर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन बनाने को कहा है तो इसका मतलब है कि हमारी इस रिकंसिलिएशन में एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, और इन दोनों के दरमियान जो वेरिएंसेस होंगे वो ये तीन होंगे। ठीक है? अगर मतलब टोटल वो कॉस्ट मतलब पूरे प्रोसेस की कॉस्ट का वेरिएंस पूछते हैं। चल रहा हूँ, चलते हैं। अभी लेबर कॉस्ट बताया। इसी तरह से अगर मटेरियल कॉस्ट की रिकंसिलिएशन बनाने को कहे तो उसमें भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यानी ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट या एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। जी सर। तो इनकी जो रिकंसिलिएशन है उसमें कौन से वेरिएंसेस आएंगे? मटेरियल के वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस। तो आपको कॉस्ट की भी रिकंसिलिएशन करने को कहा जा सकता है। जिस लाइन आइटम की, जैसे लेबर, मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स, इनकी रिकंसिलिएशन करने को कहा जा रहा है, तो उन्हीं की एक्चुअल और उन्हीं की स्टैंडर्ड, ये दो एक्सट्रीम्स हो गई, और दरमियान में उन्हीं के वेरिएंसेस। अच्छा, अब रिकंसिलिएशन में ऊपर किसको रखें? इसको या इसको? वैसे तो जिसको मर्जी रख लें, लेकिन जिस तरह रिकंसिलिएशन में वेरिएंस प्लस माइनस लिखने की क्या तरीका था कि प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है? जो जैसे आया हुआ है। तो अगर उसी पैटर्न पे चलना है ना, तो कॉस्ट वेरिएंसेस में एक्चुअल से शुरू करना, एक्चुअल को ऊपर लिखना, फिर वेरिएंसेस लिखना, वो स्टैंडर्ड के बराबर आ जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे तो फिर साइन बदलने पड़ेंगे। तो किसी भी कॉस्ट की रिकंसिलिएशन अगर पूछी जाए तो जिस लाइन आइटम के कॉस्ट की रिकंसिलिएशन पूछी है उसकी एक्चुअल से शुरू करें, उसी से रिलेटेड सारे वेरिएंसेस लिखें, और उसके वो स्टैंडर्ड के बराबर आ जाएगा। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट डज आल्सो बजटेड। नहीं, आपसे अगर कॉस्ट रिकंसिलिएशंस मांगी जाएं चलिए अपने पास से लिखने पे नहीं कहता, फिर इसमें कुछ बच्चे परेशान ही रहते हैं। मटेरियल की अगर मांगी हो तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से शुरू करें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और ये आंसर बराबर आ जाएगा बजटेड मटेरियल कॉस्ट नहीं, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट्स में बजट से कंपैरिजन या बजट का इस्तेमाल किस के वेरिएंसेस में किया था? बस फिक्स्ड में, बाकियों में नहीं किया था। तो इसलिए मटेरियल की भी, लेबर की भी और वेरिएबल ओवरहेड्स की भी अगर रिकंसिलिएशन मांगी हो तो एक्चुअल का मुकाबला कराना है स्टैंडर्ड से। सर वो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, तो वो आपने कहा था ये बजट रेट ही तो होता है। नहीं, लेबर में जी फिक्स्ड ओवरहेड्स में। फिक्स्ड में कहा था ना। हाँ, तो फिक्स्ड में बजटेड से कंपेयर करेंगे। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल, इनमें स्टैंडर्ड से रिकंसाइल होगा, बजट से नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स के किसी वेरिएंस के फार्मूले में हमने बजटेड प्रोडक्ट क्वांटिटी नहीं इस्तेमाल की थी।
तो फिर वो रिकंसाइल भी नहीं होगा उससे। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स में किया है, तो अगर आपसे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की रिकंसिलिएशन करने को कहा जा रहा है तो एक्चुअल को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ रिकंसाइल करना है। जी सर। हाँ, वो प्रॉफिट रिकंसिलिएशन कहेगा। यहाँ अगर ये पूछना होगा तो कॉस्ट रिकंसिलिएशन कहेगा। इसी तरह से लेबर, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और आइडल टाइम वेरिएंस, और ये बराबर आएगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट के, बजटेड नहीं। एक मिनट पॉज करना। इसमें वही दो वाले आ जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। और ये बराबर आएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स को अगर रिकंसाइल करने को कहा हो, वो हाँ बजटेड से होंगे। बल्कि नहीं, सॉरी, बजटेड से करने हुए तो फिर एक वेरिएंस उड़ाना पड़ेगा। एक मिनट पॉज करिएगा। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं, वो एक चीज़ गलत बोल दी मैंने। अगर हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स के सारे वेरिएंस लाने हैं ना, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, तो अब ये फिर बजटेड से टैली नहीं करेगा, अब ये स्टैंडर्ड से टैली करेगा। अगर बजटेड से टैली कराना होता तो फिर ये लाइन ना लिखता। अगर ये लाइन ना लिखे ना, फिर ये बजटेड से टैली करेगा। ये लाइन लिखी तो स्टैंडर्ड से ही करे, यानी सारी कॉस्ट के लिए बात कॉमन है कि एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना। अभी इस सवाल में करके भी दिखा देता हूं। इस सवाल में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं?
11250 बल्कि सारी फिगर्स लेके दिखाता हूँ। इस सवाल में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है, शुरू की है 675। दोनों को ऐड कर लें तो अच्छा एक सर 182 182 225 सर 225 225 000 और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना निकाला था हमने, 1350 था शायद। जी सर 1350 यूजेज क्या निकाला था, 997500 सर ये पॉजिटिव था। ये पॉजिटिव नेगेटिव ही था। नेगेटिव था। इनको करें सॉल्व। 15877 अच्छा, अब मटेरियल का एस सी इंटू एस क्यू करें, एस सी इंटू एस क्यू, एस सी था 75 और एस क्यू था 2 211700 सर ये यही आता है 15877.00 तो ये एक्चुअल से शुरू किया, मटेरियल की वेरिएंसेस लिखे और ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट से टैली करेगा। ये मटेरियल की रिकन्सिलिएशन है। हर कॉस्ट की रिकन्सिलिएशन एक्चुअल से शुरू करके उसके स्टैंडर्ड से टैली करेगी। इसी तरह आप लेबर भी ट्राई कर लेते हैं। लेबर एक्चुअल लेबर कॉस्ट क्या दी हुई है, 987000। लेबर रेट वेरिएंस क्या निकाला है, 470 पॉजिटिव नेगेटिव। एफिशिएंसी क्या निकाला है, एडवर्स है सर। ये एडवर्स है रेट। यस सर। लेबर प्राइस सर एडवर्स है। लेबर एफिशिएंसी क्या निकाला था, 1249 200। ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है सर। ये पॉजिटिव है। तकरीबन 10:30 हो जाएंगे। 940 बैठना है बैठो, घूमना फिरना है घूम फिर लो। घूमना फिरना तो नहीं, 940 आइडल टाइम। 940 000 रिवर्स। इनको सॉल्व करें। 9709 9709 200। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स करें। सही है। तो ये लेबर कॉस्ट की रिकन्सिलिएशन है। यस सर। इसी तरह एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं, 6345 6345 000। स्पेंडिंग वेरिएंस स्पेंडिंग वेरिएंस 1269 1269 000 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आ रहा है वेरिएबल का, 749520 फेवरेबल। फेवरेबल। इनको प्लस माइनस करें। फाइव 5825 520 520 और हाँ जी, और स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स करें। 24 रुपये इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। सर सेम आ रहा तो जिस भी कॉस्ट की रिकन्सिलिएशन करने को कहा है उसकी एक्चुअल से शुरू करें, सारे वेरिएंसेस लिखें और वो टैली करेगा उसके स्टैंडर्ड से। इसका भी ट्राई करते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने, है। 11250 250 000 और फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस 2250 000। अच्छा, अगर सिर्फ इतना ही रहने दें बस, इसका देखें क्या आंसर आता है। 9 मिलियन। अब वो बजटेड से टैली करेगा। अगर ये वेरिएंस भी लिख लिया तो फिर बजटेड से नहीं, फिर स्टैंडर्ड से टैली करेगा। वॉल्यूम वेरिएंस कितना था, 2617 261। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम 720 720। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव।
252720 एडवर्स। नहीं भाई क्या कर रहे हैं, नहीं सर एडवांस नहीं आता। सर एडवर्स नहीं है। दिस माइनस दिस माइनस दिस 8738 8738 280 और 36 रुपये इंटू स्टैंडर्ड आवर्स करें। 36 रुपये इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। सही है सर। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी स्टैंडर्ड से टैली करना है तो सारे वेरिएंसेस लिखने पड़ेंगे। अगर बजटेड से टैली करना है तो फिर ये नहीं आएगा, फिर ये आएगा। तो आपको जिस भी सवाल में कॉस्ट की रिकंसिलेशन करने को कहा हो, ये चारों के फॉर्मेट आ गए आपके सामने। अच्छा, इस सवाल की गैर अखलाकी हरकत ये थी, रिक्वायरमेंट बी पढ़ें, बजटेड लिखा हुआ, हालांकि सॉल्यूशन में भी वो स्टैंडर्ड से ही कंपेयर कर रहा है। तो हाँ, ये सवाल वाले की गलती है। देखें, इस सवाल में ड्राफ्टिंग की 2 गलतियां आ गई, लेकिन ये ऐसे ही था, मतलब ठीक है, बुरा था, बस था, असल में ऐसे ही था। तो ये बजटेड नहीं, ये स्टैंडर्ड ही से कंपेयर करने को कहा है। तो कॉस्ट की रिकंसिलेशन है, स्टैंडर्ड से ही आगे टैली होना है। बजट से टैली करने के लिए तो वो सेल वॉल्यूम वेरिएंस था जिसने प्रॉफिट को रिकंसाइल करवाना था। कॉस्ट की जितनी भी वेरिएंसेस हैं वो एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे होती हैं। तो इसलिए अगर कॉस्ट के वेरिएंसेस मांगे हुए हैं तो एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड खर्चों से ही मैच कर सकते हैं, बजटेड से नहीं कर सकते। तो ये जो बजटेड एक्सपेंडिचर लिखा हुआ, ये गैर अखलाकी हरकत है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी। सॉल्यूशन में भी उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट से ही कंपेयर किया हुआ। अच्छा, अब यहाँ रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट बी में क्या कहा है, रिकंसाइल करना है एक्चुअल एक्सपेंडिचर से फॉर मंथ ऑफ अगस्त बाय यूजिंग दैट। मटेरियल कहा है, लेबर कहा है, कौन से कहा है, इतने ऊपर हमने किए हैं। तो सब की बात है। यानी हम इस सवाल को शुरू करेंगे इन सब के एक्चुअल को प्लस करके, जो कि सवाल में वैसे ही गिवन है, 4 6 4 5 6, 90 ये जो टेबल का टोटल गिवन है, ये रिकंसिलिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। फिर नीचे वो सारे वेरिएंसेस आएंगे, क्योंकि जो मैंने सामने किया है ये चारों को अलग अलग बताया है। रिक्वायरमेंट बी में बस खर्चों को कहा, यानी सबको कंबाइन। तो 4 6 पता नहीं क्या 4 5 6 9 0 से स्टार्ट होगा, सारे वेरिएंसेस लिस्ट डाउन होंगे और एंड पे जो आंसर आएगा वो इन सब के टोटल के बराबर ही आएगा। ये है रिक्वायरमेंट बी। सर एक हमने अप्लाई टू अंडर कंसेप्ट, उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स जो एक्सपेंडिचर पिछले लास्ट क्वेश्चन में आया था, वो यही है, उसमें ये था। तो वो इसका और इसका मतलब वो इन्हीं का टोटल है। ओके ये एक्चुअल है, जी ये स्टैंडर्ड यानी अप्लाइड है, जी सर, तो इसी का डिफरेंस अंडर ओवर अप्लाइड होता है। ये जो नीचे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड लिखे हैं ना, आपको चूंकि स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स का वर्ड नहीं कभी सुना हुआ, ये असल में अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखे हुए हैं। जी सर, तो एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस ही अंडर ओवर अप्लाइड होता है। और अगर बजट से आपने बताया था कंपेयर कर रहे हैं अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से करना होता तो फिर ये लाइन ना आती, फिर सिर्फ ये करने से बजटेड से रिकंसाइल हो जाता। ये हो गई कॉस्ट की रिकंसिलिएशंस। उसमें कंबाइंड मांगे, अगर हम 4 अलग अलग करेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये भी ठीक है, अगर चारों अलग अलग प्रेजेंट करते हैं ये भी ठीक है। पीछे सॉल्यूशन में अगर आपको साइन उल्टे नजर आ रहे होंगे ना, तो वो इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने स्टार्ट स्टैंडर्ड से किया था, तो वेरिएंसेस के साइन बदल जाएंगे। लेकिन आप एक्चुअल से शुरू कर दें, फिर साइन नहीं बदलने पड़ेंगे।
चलें एक सवाल कर लेते हैं, है वो आसान था लेकिन उसमें सिर्फ एक पार्ट अंग्रेज़ी पूछी हुई थी, वो मज़े की थी, उसकी वजह से करा लेता हूँ। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 1, आसान सा सवाल है लेकिन ऐसे रेशियोज में आफ्टर वन में पूछते थे। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें, करता हूँ। जी, अगर हम फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस को कैपेसिटर एफिशिएंसी में करेंगे तो फिर वॉल्यूम की लाइन की जगह वो दो लाइनें आ जाएंगी। अगर हम वॉल्यूम वेरिएंस की जगह कैपेसिटी और एफिशिएंसी तोड़ेंगे तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, इसकी जगह एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएगा। मटेरियल के और लेबर के वेरिएंसेस मांगे हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस मांगा है। वेरिएंसेस तो इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं असल में ये सवाल कराना चाह रहा हूँ पार्ट बी की वजह से।
मटेरियल 1.75 और एक का रेट 50,000 per time. 50,000। लेबर, 8 hours. अच्छा अब लेबर देखें, मैं तोड़ रहा हूँ। वर्क, आइडल और पेड। ये कैसे पता कि अब इसको स्टैंडर्ड का हिस्सा बनाना है? क्योंकि इस टेबल में कहा हुआ है ये 8 है या ये 8 है? ये total ये 8 है, क्योंकि उसने लेबर आर 8 कहे हैं जी सर. तो वो यही होंगे फिर। और इसका 5% आइडल है 0.4 और 7.6 हो गया वर्क। रेट इन सबका 300 पर 300। तो स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा ये आइडल हो गया अब। और फिक्स्ड के लिए टू 275। अच्छा अब यहाँ पर ना चूँकि इससे पहले कभी सवालों में ये आइडल स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं था कभी सवाल में, तो चूँकि स्टैंडर्ड का हिस्सा बना लिया, अब 1 यूनिट के लिए 8 घंटे हैं, तो इस फिक्स्ड को इस 8 के साथ भी लिंक किया जा सकता है, ये मैनेजमेंट की मर्जी, और 7.6 के साथ भी किया जा सकता है। क्योंकि बाद में जब हमने असल आवर्स के साथ देखना होगा, एफिशिएंसी देखना होगा, तो फिर मैटर करेगा कि ये किसके साथ कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड के हिस्से में यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड्स के सामने 8 भी आ सकता है, 7.6 भी आ सकता है। ज़्यादा बेहतर मुझे वैसे 7.6 लगता है। सोल्यूशन में 8 है, ये भी ठीक है, क्योंकि ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने ओवरहेड्स को किसके साथ लिंक करना है। जब हम पहले ओवरहेड्स में वर्कड पढ़ते थे, और मतलब आईकेएफ की किताब में भी वर्क दी है, तो वो कभी किसी सवाल में आइडल था नहीं, स्टैंडर्ड का हिस्सा। तो अगर स्टैंडर्ड का हिस्सा बन गया आइडल, तो ये मैनेजमेंट की मर्जी है कि इसको वो 7.6 से लिंक रखना चाहते हैं कि 8 से लिंक रखना चाहते हैं। लेकिन सर वो जो आइडियल टाइम उन्होंने दिया वो भी यूनिट्स के हिसाब से दिया है। मतलब एक प्रोडक्ट यानी उन्होंने स्टैंडर्ड रख लिया कि 8 घंटे काम, 8 घंटे चाहिए चाहिए 1 यूनिट बनाने के लिए, टाइम में ओवरहेड्स भी तो तो उसमें ओवरहेड्स भी लगेंगे, लेकिन जब वो फारिग बैठे होंगे तो नहीं लग रहे होंगे ना। तो इसलिए चूंकि स्टैंडर्ड का हिस्सा बन गया, तो अब मैनेजमेंट की मर्जी है कि वो 8 लेना चाहें या 7.6 लेना चाहें। 8 भी सही है, 7.6 भी सही है। चूंकि सोल्यूशन में एक दफ़ा 8 आ चुका, तो हम फिर इसी को फॉलो कर लेते हैं कि अगर स्टैंडर्ड का हिस्सा है आइडल, तो फिर ये पेड वाला यूज़ कर लेंगे। वेरिएबल पूछा भी नहीं है, इसलिए दिया भी नहीं है। वेरिएंसेस करने को कहा है, मटेरियल के भी, लेबर के भी, और फिक्स्ड का सिर्फ एक्सपेंडिचर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल खरीदा और बेचा, फ़र्क है या बराबर है? स्टैंडर्ड कॉस्ट 50,000, यस एक्चुअल क्वांटिटी 31500 और एक्चुअल कॉस्ट 46,500 यस इंटू 31500 1110 250 हाल में बहुत बड़ी फिगर है ना ये। जी सर. 11.25 मिलियन शायद। यस एडवर्स नहीं, फेवरेबल।
मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सर मिलियन में भी 110 ही है। 110 है। जी सर 110.25 110.25 मटेरियल यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 50,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअली प्रोडक्शन की पॉइंट नंबर 1 17,050 इनटू ये जी सर। यस 17,050 इंटू 1.75 माइनस 50,000 इंटू असल में मटेरियल लगा 31,500 83.125 80 3.125 net adverse 13 million adverse। स्टैंडर्ड रेट work into actual hours paid paid minus actual rate into actual hours paid। स्टैंडर्ड रेट 300 एक्चुअल आवर्स। अच्छा ये जो एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं ना, इसमें दो मतलब निकाले जा सकते हैं। ये जो 7 आवर्स हैं पॉइंट नंबर 3 में, ये वर्कड हैं कि पेड हैं? 7 hours to produce किस वजह से, किस वजह से पेड? सर वो क्योंकि वो उसी के साथ आगे कंटिन्यूएंसी नहीं कह रहे हैं जो डायरेक्ट लेबर वाज पे। ये जिस तरह से ये मैं इसको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस से नहीं साबित कर सकता कि पेड है, इसमें एक डाउट है, क्योंकि जिस तरह लिखा हुआ है कि ईच टन ऑफ प्रोसेस कैश्यू नट्स टुक 7 आवर्स टू प्रोड्यूस, इससे लगता है शायद ये वर्कड है। लेकिन एंड डायरेक्ट लेबर वाज पेड एट दिस, इससे पेड लगते हैं। और दूसरा ऊपर स्टैंडर्ड भी 8 आवर्स लिखा हुआ है बस, तो शायद लगता है कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी से कंपैरिजन के लिए इसने 7 बोला है। तो चूंकि 8 पेड थे तो फिर 7 भी पेड ही होंगे, लेकिन ये इतना पक्का नहीं है। आप इसको अगर नोट लिख दें एग्जाम में कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 7 आवर्स वर्कड हैं, तो भी सही माना जाना चाहिए। तो वैसे इस सवाल में ये पेड हैं, लेकिन जिस तरह की वर्डिंग लिखी हुई है इसको वर्कड भी अज्यूम किया जा सकता है। तो 7 हो गए पेड, लेकिन वो तो पर यूनिट है, इनटू 17,050। अच्छा अब देखें, ये वो बात जो मैं प्रोसेस मिक्स वाले क्वेश्चन में कह रहा था, एक्चुअल आवर्स भी तो हमें खुद निकालने ही पड़े ना। तो अगर इस सवाल में प्रोसेस मिक्स होता तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय ईपी से करता, तो एक्चुअल आवर्स भी निकालने पड़ सकते हैं। -2 नहीं 375 इंटू यही, at 8.95 million adverse। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, कौन से? वर्कड, क्योंकि अब आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा बन गया, तो फिर स्टैंडर्ड आवर्स भी वर्कड वाले, माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड रेट 300,
स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड 7.6 इंटू 17,050 जी सर। माइनस 300 इंटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। 6.72 उसने बता दिया पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि एक्चुअल आइडल टाइम 4% था, तो चूंकि हमने 7 घंटे को पेड लिया हुआ है तो इसका 0.96 करेंगे तो वर्क निकलेगा। जी सर। सर ये जो लाइन है ना, जी जी ये परसेंटेज वाली, इसने मतलब बहुत कंफ्यूज किया था, मतलब बाकी जी जी क्या मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है ना, मतलब पढ़ते हुए इसका मतलब हम क्या मान 2? लेंगे। द आइडल टाइम नहीं 2 का मतलब 2 है, बाय तो नहीं है। 2 है लेकिन सर सिर्फ मैंने गलती की होती तो मैं कि शायद मैंने गलत, इसने भी सेम किया हुआ था। तो 2 लोग सेम बोंगी भी मार सकते हैं। आइडल टाइम 4% बाय नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। 5% को 4 से कम कर दिया, ये करना था कि 1 से कम करना था। मतलब 1 से कम भी क्या करना था, 4 दिया तो हुआ है। दिया हुआ है। तो 2 लिखा हुआ है, बाय तो नहीं लिखा हुआ। 2 लिखा हुआ है। ये एक्चुअल आवर्स वर्कड, जी सर। ये है एक्चुअल आवर्स वर्कड। 450 0.5 at favor में। वो दूसरे वाले ने आना है फिर कि नहीं? मैंने कहा तो था आ जाना। हाँ ये भी है। नहीं एक ही ना? नहीं वो शाम को था क्लास में शायद, पता नहीं, याद नहीं। हाँ रिवर्स मंडे वाला, बस ये ख़त्म। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब चूंकि स्टैंडर्ड का हिस्सा है आइडल टाइम तो उसका फार्मूला भी फिर ऐसे होता है, स्टैंडर्ड आवर्स आइडल माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स आइडल। स्टैंडर्ड रेट, सॉरी स्टैंडर्ड रेट 300 इंटू 0.4 इंटू 17,050, ये स्टैंडर्ड आइडल हो गए, माइनस एक्चुअल आइडल कितने हैं 7 का 0.04 17,050 0.613 6 1 ही कर लेता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि कम टाइम ज़ाया हुआ ना, हमने सोचा था टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, कम ज़ाया हुआ। और बस और फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस बजटेड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स 275 275 into 8 into 175 00. ये आगे बजटेड आवर्स और माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं 32 मिलियन 6.5 million. पॉजिटिव नेगेटिव Yes, sir. पॉजिटिव।
हाँ जी, वेरिएंसेस ओके। अच्छा, अब आते हैं पार्ट बी पे। ये एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। पार्ट बी में उसने कहा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट के हेड्स ने बातें की हैं, क्रिटिकली एवेल्युएट करें। रिक्वायरमेंट बी, क्रिटिकली एवेल्युएट द व्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। क्रिटिकली एवेल्युएट करने का मतलब है कि अगर वो गलत कह रहे हैं तो फिर वो बताएं कि वो क्यों गलत कह रहे हैं। योर एवेल्युएशन शुड इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ क्लेम्स मेड एंड लाइकली इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म वाली बात मेनली उसने ओवरहेड्स की वजह से की है। तो जो डिपार्टमेंटल हेड्स ने कहा है उनकी बात को या तो सही कहना है या गलत कहना है, लेकिन 7 नंबर हैं। परचेज डिपार्टमेंट का हेड ये कह रहा है, डिस्पाइट स्टेबल प्राइसेस ऑफ रॉ कैश्यू नट्स इन द मार्केट फॉर लास्ट 3 years, his department has saved significant cost by purchasing material from a new supplier at a relatively cheaper rate by good negotiations, full stop। हेड कह रहा है जी कि देखें, मार्केट में तो प्राइसेस उतनी चल रही थी, हमने क्या किया, हमने एक नया सप्लायर ढूंढा है और उससे फिर हमने अच्छी निगोशिएशन की है और हमने फिर सस्ता मटेरियल खरीदा है और उसने कहा जी इससे देखें आप लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अब उस हेड ने जो बात की है तो उसकी इस बात को हम कैसे चेक कर सकते हैं? प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आया है तो इसका मतलब सही कह रहा है, लेकिन ये एडवर्स आया है तो इसकी क्या वजह हुई होगी? क्वालिटी ये तो क्वांटिटी की वजह से बना। हाँ, अगर वो सस्ता खरीद के लाता तो ठीक है, प्राइस वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इतना सारा एडवर्स यूजेज वेरिएंस भी तो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मटेरियल हल्की क्वालिटी का था, वो खरीद के सस्ता लाया है, लेकिन मटेरियल की क्वालिटी हल्की है, तभी तो ज़ाया बहुत सारा हो रहा था, लग बहुत ज़्यादा गया है। तो इसलिए उसने जो कहा है ना, हमने अच्छी निगोशिएशन से प्राइस कम कराई है, तो वो गलत कह रहा है। वो जब चीज़ ही हल्की खरीद के लाया है तो प्राइस तो कम होनी थी, और ये बात हमें नज़र आ रही है कि एडवर्स बहुत ज़्यादा आया है। बेशक फेवरेबल ये ज़्यादा है, ये इससे कम एडवर्स है। ओवरऑल देखें तो मटेरियल कॉस्ट बेहतर हुई है, लेकिन हल्की क्वालिटी का मटेरियल खरीदने की वजह से लॉन्गर रन में नुकसान होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होने लग जाएगी, इन लॉन्गर रन हमारे कस्टमर ज़ाया होने लग सकते हैं। तो ये परचेज डिपार्टमेंट के हेड ने जो बात की है वो गलत है। और वैसे भी सर न्यू सप्लायर्स उसने कहा है, तो अभी अभी न्यू आया, इस दफ़ा तो वो दे देगा, लॉन्ग रन में तो जरूरी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हर दफ़ा कम प्राइस पे ना दे, लेकिन न्यू सप्लायर इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि मार्केट में वो नया है, हम उसके पास अब गए हैं। तो ये जो क्वालिटी खराब है ना, ये हमें यहां से नजर आ रही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि हमने वेजेस के बढ़ा दिए रेट, 300 सोचा था, 375 रुपए पे वर्कर हायर किए। उससे क्या हुआ, लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने अच्छा काम किया और इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो सही कह रहा है, रेट तो उसने बढ़ाया है तभी तो एडवर्स आ रहा है, और उससे एफिशिएंसी भी बेहतर हुई है तभी तो फेवरेबल आ रहा है। लेकिन जब कंपेयर करेंगे लेकिन हमने जितने पैसे उनको दे दिए उतना अच्छा काम नहीं उन्होंने किया, तो या तो हमने पैसे ज्यादा ओवर कर दिए या हम उनसे काम अच्छा नहीं ले सके। पैसे जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन पैसे बढ़ाने का फायदा की बजाय हमें नेट नुकसान हो रहा है। फायदा उन्होंने काम जल्दी किया, लेकिन 4.5 मिलियन की बचत दी है जबकि खर्चा ज्यादा हो गया है। तो वो कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन नहीं, वो प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं उतनी तो नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, बल्कि नुकसान हो गया है। प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ने की बजाय नुकसान हो गया, क्योंकि काम उन्होंने उतना जल्दी करके इतनी सेविंग नहीं दी है जितने पैसे ज्यादा ले गए हैं वो लोग। तो इसलिए ये प्रोडक्शन वाला बंदा भी गलत कह रहा है। जी सर। अच्छा जी, मेंटेनेंस वाला। अच्छा, मेंटेनेंस वाले की एक ऐसी मिसाल आ रही है दिमाग में, अगर आपको मैं कहूँ कि बस 10 दिन में कोर्स ख़त्म, देखें कितनी जल्दी मैंने कोर्स ख़त्म करा दिया है,
तो कोर्स तो देखे 10 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन पेपर नहीं पास होगा ना। तो मेंटेनेंस वाला कह रहा है कि हमने देखें कितना अच्छा काम किया है कि मशीनें ठीक चल तो रही हैं, तो फिर हमने उनकी मेंटेनेंस नहीं कराई। यानी एक इंसान कहे जी जिंदा रह तो रहा है तो खाने की क्या ज़रूरत है, तो बस चल फिर रहा है, बस ठीक है, तो नहीं खाते खाना कोई बात नहीं, तो वो चल फिर जो रहा है वो रहेगा नहीं, फिर वो रह जाएगा। तो delaying the scheduled maintenance of machines has contributed to VL's profitability, कि मशीन्स डिले, उनकी मेंटेनेंस हमने चूंकि डिले कर दी, स्केड्यूल्ड मतलब तय थी, होनी थी, डिले कर दी, इससे प्रॉफिट्स बढ़ गए, क्योंकि मशीनें ठीक चल तो रही हैं तो कोई बात नहीं, बाद में सही। तो फिलहाल तो ये बात सही रही, तभी हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स का पॉजिटिव इंपैक्ट आया। लेकिन इन लॉन्गर रन ये ठीक नहीं है, क्योंकि मशीनों की अगर हम मेंटेनेंस डिले करेंगे तो उससे मशीनें ख़राब हो जाएंगी, और अभी जो रनिंग वेल हैं फिर वो रनिंग वेल नहीं रह जाएंगी। तो इसलिए फ़िलहाल तो लग रहा है कि प्रॉफिट बेहतर हो गए, लेकिन इन लॉन्गर रन ये नुकसान पहुंचाएंगे। ये थी जी इसकी डिस्कशन। अब इसमें वेरिएंस में एक रिवर्स कैलकुलेशंस बतानी है और एक मिक्स और यील्ड बताना है। सही है, चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।